नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ दिनों में चावल से जुड़ी खबरें अलग अलग दिशाओं में जाती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस सीजन चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में 15 से 20% तक बढ़ सकता है, और दूसरी तरफ लगभग उसी वक्त विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यही इथेनॉल पॉलिसी हमारी फूड सिक्योरिटी, पानी और खेती के पैटर्न को बिगाड़ सकती है। और ठीक इसी दौरान ग्लोबल स्तर पर एक रिपोर्ट आती है कि इस साल दुनिया भर में चावल का उत्पादन 9 मिलियन टन तक गिर सकता है, और तमिलनाडु सरकार अपने किसानों को धान और गन्ने पर ज़्यादा प्रोत्साहन देने का ऐलान करती है। दोस्तों, ये खबरें अलग अलग जगहों से आई हैं, अलग अलग विषयों पर बात करती हुई दिखाई दे रही, लेकिन क्या इनमें कोई एक धागा है, एक थ्रेड है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? क्या भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ऊर्जा सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी दोनों साथ साथ चलनी मुश्किल होती जा रही हैं? तो आइए एक एक करके इसे समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि चावल बनाम मक्का इथेनॉल की बढ़ती भूख और उस पर उठते सवाल। दोस्तों, ये क्यों सवाल खड़ा हुआ है? दोस्तों, इंडस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल मक्के की खेती का रकबा करीब 4% घट गया है, और गन्ने का रकबा भी लगभग 0.25% कम हुआ है। गन्ना उत्पादक राज्यों में कम बारिश ने चीनी उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ा दी, और चीनी की कीमतें पहले से ऊपर जा चुकी हैं। अब जब मक्का और गन्ना दोनों परंपरागत इथेनॉल स्रोत सिकुड़ रहे हैं, तो सरकार की नज़र फिर चावल पर टिक गई है। सरकारी गोदामों में फिलहाल करीब 68.43 मिलियन टन चावल का भंडार है, और अगले सप्लाई ईयर के लिए 72 लाख टन चावल पहले से इथेनॉल उत्पादन के लिए अलग रखा जा चुका है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को पूरा करने के लिए चावल एक बार फिर से मुख्य फीड स्टॉक बनने जा रहा है। लेकिन ठीक इसी दौर में एक दूसरी खबर इस पूरी कहानी को एक अलग एंगल से देखने पर मजबूर करती है। कई विशेषज्ञ इसी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर गंभीर सवाल उठाते हैं। पूर्व नीति आयोग सदस्य रमेश चंद का कहना है कि यह पॉलिसी शुरू में सरप्लस चावल और चीनी को खपाने के मकसद से बनाई गई थी, लेकिन अब यही पॉलिसी मक्के की मांग इतनी बढ़ा चुकी है कि भारत जो कभी मक्का निर्यात करता था, अब मक्का आयात करने लगा है। उनका सुझाव है कि कुछ चावल का रकबा मक्के की तरफ शिफ्ट किया जाए तो पानी की खपत और मीथेन उत्सर्जन दोनों घट सकते हैं। वहीं कुछ दूसरे विशेषज्ञ सरकार को E20 से पीछे हटकर E10 ब्लेंडिंग पर लौटने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसका बोझ आखिरकार कंज्यूमर, किसान और पर्यावरण तीनों पर पड़ रहा है। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? भारत की एथेनॉल पॉलिसी की शुरुआत हुई थी सरप्लस अनाज और चीनी की समस्या सुलझाने के लिए, और जब गोदामों में जरूरत से ज़्यादा चावल और चीनी जमा हो गया तो सरकार ने सोचा इसे ईंधन में बदल दिया जाए, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिले और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी घटे। लेकिन जैसे जैसे 20% ब्लेंडिंग के टारगेट के करीब पहुंचा गया, अनाज आधारित फीड स्टॉक की भूख भी बढ़ती गई। मक्के की खेती किसानों को फायदेमंद लगी, रकबा बढ़ा, इथेनॉल डिस्टिलरीज की मांग बढ़ी और घरेलू खपत तथा उद्योग की मांग भी बढ़ी। दोनों मिलकर मक्के के सरप्लस को खत्म कर बैठे। अब जब मक्का और गन्ना दोनों घटे हुए रकबे और मौसम की मार से जूझ रहे हैं, तो सरकार के पास चावल के अलावा कोई तुरंत उपलब्ध विकल्प नहीं बचता, क्योंकि चावल का बफर स्टॉक अभी भी कंफर्टेबल जोन में है। इसके मायने क्या है? तो दोस्तों, किसानों के लिए अगर हम देखें तो यह एक दोहरा संकेत है। चावल की मांग बने रहने से एक तरफ भरोसा मिलता है, लेकिन अगर सरकार आगे मक्के की तरफ झुकाव बढ़ाती है तो क्रॉपिंग पैटर्न बदलने का दबाव भी बन सकता है। मिलर्स और इथेनॉल डिस्टिलरीज के लिए चावल की अवेलेबिलिटी राहत की खबर है, क्योंकि कच्चे माल की सप्लाई में दिक्कत नहीं आएगी, और कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल में ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड होने से पंप पर राहत मिल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि इसका असर खाने की थाली पर भी पड़ सकता है, और अगर आगे चलकर चावल की अवेलेबिलिटी कम हुई तो। और सरकार के लिए दोस्तों, ये एक संतुलन साधने वाला मसला है, क्योंकि एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी का टारगेट है तो दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी है, और यहीं से बात कमोडिटी मार्केट्स और
एक्सपोर्ट तक भी पहुंचती है, क्योंकि अगर घरेलू इस्तेमाल के लिए चावल का ज़्यादा हिस्सा इथेनॉल में जाने लगे तो फिर इसका असर चावल के एक्सपोर्टेबल सरप्लस पर भी पड़ सकता है, जो भारत की वैश्विक एक्सपोर्ट पोजीशन को प्रभावित कर सकता है। अब दोस्तों इसका हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अवसर यह है कि भारत के पास आज भी दुनिया का सबसे बड़ा चावल भंडार है और इसका इस्तेमाल करके वो अपना एनर्जी इंपोर्ट बिल घटा सकता है और किसानों को एक नया स्थिर बाजार भी दे सकता है। लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अगर मौसम खराब रहा, चावल का उत्पादन प्रभावित हुआ और उसी वक्त इथेनॉल की मांग बढ़ती रही तो सरकार को एक कठिन चुनाव करना पड़ सकता है, ईंधन या फिर भोजन। और जिस तरह मक्के के मामले में हुआ, अगर चावल के साथ भी वैसा ही ट्रेंड बना तो भारत, जो आज चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, कहीं आने वाले वर्षों में उस पोजीशन पर दबाव ना आ जाए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में फिलहाल बदलाव कुछ बड़ा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक कंफर्टेबल जोन में है। एक साल में अगर देखें तो अगर मक्का और गन्ने का रकबा इसी तरह घटता रहा तो चावल पर निर्भरता और बढ़ सकती है और 5 साल में ये पूरा मसला एक स्ट्रक्चरल सवाल बन सकता है। क्या भारत अपनी एनर्जी पॉलिसी और फूड पॉलिसी को अलग अलग साइलों में चला सकता है या उसे दोनों को एक साथ एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के तहत प्लान करना होगा? लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी हफ्ते एक और रिपोर्ट आई है जो इस पूरी तस्वीर में एक नया आयाम जोड़ती है और वो है दुनिया भर में चावल के उत्पादन को लेकर एक बड़ी चेतावनी। जी हां, अल नीनो और ग्लोबल राइस प्रोडक्शन में गिरावट की आशंका जताई गई है IREF की एक रिपोर्ट में। दोस्तों दुनिया भर में चावल का उत्पादन करीब 9 मिलियन टन तक गिर सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है अल नीनो के फिर से लौटने की आशंका, जो दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक इलाकों के मौसम को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों ये क्यों हुआ है? दोस्तों अल नीनो का असर सीधे मॉनसून पैटर्न पर पड़ता है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के उन इलाकों में जहां दुनिया का ज़्यादातर चावल उगता है। कम या असमान बारिश इन इलाकों में पैदावार को नीचे खींच सकती है और चूंकि चावल एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम होती है, इसलिए मौसम में हल्का सा भी उतार चढ़ाव उत्पादन पर बड़ा असर डाल सकता है। दोस्तों ये मायने क्यों रखता है? अगर वाकई ग्लोबल सप्लाई घटती है तो इसका सबसे सीधा असर होगा इंटरनेशनल चावल की कीमतों पर, और जो ऊपर जा सकती हैं। इससे भारत जैसे बड़े एक्सपोर्टर के लिए एक मौका बन सकता है, बशर्ते उसके पास एक्सपोर्ट के लिए उस वक्त पर्याप्त सरप्लस बचा हो। लेकिन यही पहली खबर वापस याद आती है कि अगर घरेलू चावल का बड़ा हिस्सा इथेनॉल में जाने लगे तो ग्लोबल कमी के बावजूद भारत उस मौके का पूरा फायदा शायद ना उठा पाए। इंपोर्टर देशों के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि खाद्य महंगाई का दबाव बढ़ सकता है और अगर ग्लोबल कीमतें बढ़ती हैं तो घरेलू बाजार पर भी उसका असर आ सकता है। अब हम इसका रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी देख लें तो यहाँ पर दोस्तों अवसर ये है कि भारत अपने बड़े बफर स्टॉक की बदौलत दुनिया की सप्लाई कमी के बीच एक भरोसेमंद और स्थिर एक्सपोर्टर के तौर पर उभर सकता है और अपनी मार्केट पोजीशन और मजबूत कर सकता है। जोखिम यहाँ पर यह है कि अगर घरेलू जरूरतें, इथेनॉल की मांग और एक्सपोर्ट की डिमांड तीनों एक साथ बढ़ी तो सरकार को एक्सपोर्ट पर सीमाएं लगानी पड़ सकती हैं, लिमिटेशन लगानी पड़ सकती है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। अगर इसका हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो अगर अल नीनो असर दिखाता है तो अगले 1 साल में ग्लोबल चावल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। उतार चढ़ाव क्या, चढ़ाव ही बढ़ेगा। और अगले 5 वर्षों में जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी सप्लाई शॉक्स और बार बार आ सकती हैं, जिससे चावल जैसी फसलों की खेती और नीति दोनों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना एक जरूरी शर्त बन जाएगा। और यहीं से बिग पिक्चर और स्पष्ट होने लगती है। जब एक तरफ ग्लोबल सप्लाई पर दबाव है और दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर चावल की मांग कई दिशाओं से बढ़ रही है तो किसानों को सही समय पर सही प्रोत्साहन देना कितना जरूरी हो जाता है, इसका एक उदाहरण तमिलनाडु से आया। जी हां, तमिलनाडु में धान और गन्ना किसानों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया गया है। तो हुआ क्या है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने धान और गन्ना किसानों के लिए खरीद प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और इसका मकसद है कि किसानों की आय बेहतर करना और उन्हें इन दोनों फसलों की खेती जारी रखने के लिए प्रेरित करना।
ये क्यों हुआ है? दोस्तों, ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब देश भर में गन्ने और मक्के का रकबा घट रहा है और चावल पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार शायद ये संकेत दे रही है कि वो बेहतर दाम देकर इन फसलों की खेती में गिरावट को रोकना चाहती है, इससे पहले कि सप्लाई साइड पर दबाव और बढ़े। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो किसानों के लिए अगर आप देखें तो ये सीधे तौर पर बेहतर आय का जरिया है। राज्य के प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए ये एक मजबूती की खबर है, क्योंकि बेहतर दाम मिलने पर किसान सरकारी खरीद केंद्रों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। और बड़े स्तर पर यदि आप इसे देखें तो अगर बाकी राज्य भी इसी तरह के कदम उठाएं तो देश भर में धान और गन्ने का रकबा स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। जो पहली खबर में जिस समस्या का जिक्र हुआ, यानी घटता रकबा, उसका एक संभावित समाधान यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर अवसर ये निकल कर आता है कि बेहतर प्रोत्साहन से किसान इन परंपरागत और रणनीतिक रूप से अहम फसलों की खेती में बने रहेंगे। जोखिम यहाँ पर यह है कि प्रोक्योरमेंट पर ज़्यादा खर्च राज्य के बजट पर बोझ बढ़ा सकता है, और अगर ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर रकबे की गिरावट का ट्रेंड शायद पूरी तरह से ना पलटे। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो एक साल में इसका असर सिर्फ तमिलनाडु के किसानों की आय पर दिखाई दे सकता है, लेकिन 5 साल में असली सवाल ये होगा, क्या ऐसी नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाती हैं ताकि पूरे देश में क्रॉपिंग पैटर्न को स्थिर रखा जा सके। दोस्तों, अब अगर इन खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ उभरता है। ये सिर्फ इथेनॉल की खबर नहीं है, ये सिर्फ रकबे की खबर नहीं है, और ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट की खबर भी नहीं है। ये मिलकर एक बड़ी कहानी बताती है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी की रणनीतियां अब एक दूसरे से टकराने लगी हैं। जब मक्का और गन्ने का रकबा घटता है तो सरकार चावल की तरफ मुड़ती है, और जब चावल इथेनॉल में इस्तेमाल होने लगता है तो एक्सपर्ट्स फूड सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं। और जब ग्लोबल सप्लाई घटने की आशंका बनती है तो चावल की एक्सपोर्ट पोजीशन अहम हो जाती है, और जब राज्य सरकारें रकबा बचाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं तो वो असल में इसी टकराव को संभालने की कोशिश कर रही होती। यानी अंदर की कहानी ये है कि भारत को अब हर फसल के फैसले में एक साथ कई टारगेट साधने होंगे। किसान की आय, एनर्जी की जरूरत, घरेलू खाद्य सुरक्षा और एक्सपोर्ट की पोजीशन, ये सारे लक्ष्य अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, और इन्हें अलग अलग नीतियों से नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी से ही संभाला जा सकता है। तो आखिर भारत हासिल करना क्या चाहता है? दोस्तों, भारत की यहां पर कोशिश है कि वो आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाए, अपने किसानों को स्थिर और बेहतर आय दे, और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर की अपनी पोजीशन भी बनाए रखे। ये तीनों टारगेट अपने आप में सही हैं, लेकिन इन्हें एक साथ हासिल करना आसान नहीं है। अगला दशक इसी संतुलन को लेकर तय होगा। जो किसान अपनी खेती को इथेनॉल, एक्सपोर्ट और घरेलू खपत तीनों बाजारों से जोड़ पाएंगे वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे, और जो राज्य समय रहते प्रोत्साहन देकर रकबा स्थिर रखेंगे वो सप्लाई साइड के झटकों से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। और पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि एनर्जी पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी को अलग अलग टेबल पर नहीं बल्कि एक ही टेबल पर आमने सामने बैठकर तय किया जाए। आज की खबरों से सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि भारत की एथेनॉल पॉलिसी अब सिर्फ एक एनर्जी पॉलिसी नहीं रही, वो एक एग्रीकल्चर पॉलिसी भी बन चुकी है, और यही एंगल है जिसे ज़्यादातर मीडिया कवरेज में अनदेखा किया जा रहा है। अगली कुछ तिमाहियों में नज़र हमें रखनी होगी कि इस साल का मानसून और अल नीनो का असर कैसा रहता है, चावल का इथेनॉल में इस्तेमाल कितनी तेज़ी से बढ़ता है, और क्या सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर किसी तरह की नई सीमा लगाती है। जो धारणा आज सबसे कमज़ोर लग रही है वो ये है कि चावल का स्टॉक हमेशा आरामदायक बना रहेगा। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो ये कंफर्ट जोन बहुत तेज़ी से बदल सकती है। सबसे बड़ा मौका उन किसानों और राज्यों के लिए है जो समय रहते अपनी रणनीति को डाइवर्सिफाई कर लेंगे, और सबसे बड़ा जोखिम उन नीतियों में है जो
एनर्जी टारगेट पूरा करने की जल्दी में फूड सिक्योरिटी के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को नज़रअंदाज कर देती हैं। दोस्तों, बिग पिक्चर आज की यही है कि आने वाले वर्षों में असली चुनौती अनाज उगाने की नहीं, बल्कि ये तय करने की होगी कि वो अनाज आखिर जाएगा कहाँ, थाली में या फिर टंकी में या फिर विदेश के बाजार में। जो देश इन तीनों के बीच सही संतुलन बना पाएगा वही अगले दशक की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी लिखेगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा बिग पिक्चर कमोडिटी टुडे को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।